नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। कनाडा में आरएसएस और मोहन भागवत को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरएसएस को बैन करने की मांग उठी है। वहीं एफसीआरए बिल पर बीजेपी के ही विधायक ने अपनी चिंता जताई है। वहीं प्रयागराज में आज राहुल गांधी छात्रों से मिलकर शिक्षा और रोजगार पर बात करेंगे। झारखंड में छात्रों का आंदोलन बातचीत के बाद भी जारी रहने वाला है। उधर E20 पेट्रोल पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने सरकार को घेरा है। इसके अलावा रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 100% अमेरिकी टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की ने भी बड़ा रक्षा समझौता किया है और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खुलने को लेकर भी बड़ी उम्मीद सामने आई है। बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले 5 बड़ी खबरें। कनाडा में आरएसएस पर बैन की मांग, मोहन भागवत की एंट्री रोकने को कहा गया। एफसीआरए बिल पर ईसाई समुदाय की चिंता, बीजेपी विधायक ने ही उठाए सवाल। पप्पू यादव पर जूता फेंकने वालों का बुलंदशहर में फूल मालाओं से जोरदार स्वागत। राहुल गांधी बोले महिलाओं के बिना भारत अधूरा। रिजिजू ने महिला आरक्षण बिल पर समर्थन मांगा। प्रयागराज में आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी युवाओं की समस्याओं पर करेंगे बात। अब शुरुआत करते हैं कनाडा में आरएसएस को बैन करने की मांग से। कनाडा में आरएसएस को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी एनडीपी के 2 सांसदों ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरएसएस पर कनाडा में बैन लगाने की मांग की है। साथ ही आरएसएस को आतंकी संगठनों की सूची में डालने को कहा गया है। ये मांग मोहन भागवत के कनाडा दौरे से पहले उठी है। भागवत के अगस्त के आखिर में जाने की खबर है। इसी को लेकर दोनों सांसदों ने सरकार को खुला पत्र लिखा। पत्र 3 कनाडाई मंत्रियों को भेजा गया। एनडीपी सांसद हीदर मैकफरसन ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरएसएस को उग्रवादी संगठन बताया। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भागवत की मौजूदगी से खतरा बढ़ सकता है। खासकर कनाडा में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय चिंतित हैं। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कनाडा में एंट्री रोकने की मांग भी दोहराई। एनडीपी सांसद जेनी क्वान ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरएसएस और उसके मेंबर्स को कनाडा में अयोग्य घोषित करने की मांग की। विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई। उन्होंने सिख समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की थी। एफसीआरए बिल को लेकर ईसाई समुदाय की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। मेघालय के बीजेपी के ही विधायक एएल हैक ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि समुदाय को सिर्फ भरोसा नहीं चाहिए, बल्कि कानून में साफ साफ बात भी चाहिए। दरअसल सरकार एफसीआरए कानून में बदलाव करने जा रही है। इस बिल पर अगले हफ्ते लोकसभा में चर्चा हो सकती है। इसी बीच अमित शाह ने ईसाई संगठनों से मुलाकात की है। उन्होंने बिल को धर्मनिरपेक्ष और सभी धर्मों के लिए समान बताया है। शाह ने कहा कि सरकार किसी समुदाय को परेशान नहीं करना चाहती है, लेकिन बीजेपी विधायक हेक इससे आगे की बात कर रहे हैं। उन्होंने कानून को लेकर व्यापक चर्चा की मांग की। हेक के मुताबिक ईसाई संस्थाएं बड़े स्तर पर सामाजिक काम करती हैं। खासकर दूर दराज और आदिवासी इलाकों में उनकी बड़ी भूमिका है। वो संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और चैरिटी का काम करती हैं। उन्होंने मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी का उदाहरण दिया। हेक ने कहा कि इन संस्थाओं का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू हो। हेक ने यह भी कहा कि सवाल उठाना पार्टी विरोधी नहीं है। उनके मुताबिक लोकतंत्र में अंदरूनी चर्चा जरूरी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अमित शाह से मिलने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिला। दरअसल इस बिल में एनजीओ की संपत्तियों को लेकर बड़ा प्रावधान है। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर संपत्तियों पर कार्रवाई हो सकती है। एक सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी इन संपत्तियों का प्रबंधन कर सकेगा। जरूरत पड़ने पर इन्हें बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार होगा। इसी प्रावधान को लेकर भी संस्थाओं में चिंता जताई जा रही है। अब सरकार और ईसाई समुदाय के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है। पप्पू यादव पर जूता फेंकने के बाद 2 युवक चर्चा में आए थे। अब बुलंदशहर में उन्हें दोनों का उनका जोरदार स्वागत किया गया। शुक्रवार को कई जगहों पर उनके स्वागत कार्यक्रम हुए। समर्थकों ने हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी को फूल मालाएं पहनाई। इसके बाद दोनों का खुली जीप में रोड शो निकाला गया। रोड शो बुलंदशहर से नैतला हसनपुर गांव तक पहुंचाया। रास्ते में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। समर्थकों ने दोनों के साथ काफी उत्साह दिखाया। इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। जूता फेंकने की घटना के बाद दोनों लगातार चर्चा में हैं। राहुल गांधी के एक बयान पर अब सियासत शुरू हो गई। राहुल ने कहा कि भारत की महिलाओं में बहुत ताकत है, लेकिन उन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिलता। उन्हें अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने की आज़ादी भी चाहिए। राहुल ने कहा कि महिलाओं की आवाज़ के बिना देश अधूरा है। उनके मुताबिक महिलाओं की भागीदारी से ही देश आगे बढ़ सकता है। अब राहुल के इसी बयान पर किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है।
रिजिजू ने राहुल के बयान को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच में बदलाव दिख रहा है। इसके बाद रिजिजू ने कांग्रेस से एक मांग भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करे। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस को बिल का बिना शर्त समर्थन करना चाहिए। राहुल गांधी आज प्रयागराज पहुंचकर छात्रों और बेरोजगारी के मुद्दे उठाएंगे। उनका कार्यक्रम छात्रों की गूंज नाम से होना है। इस कार्यक्रम को लेकर पहले अनुमति पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने तस्वीर साफ कर दी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं। पुलिस ने भी कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। अब राहुल गांधी छात्रों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। खासतौर पर बेरोजगारी और शिक्षा की चुनौतियों पर चर्चा होगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार के साथ बातचीत जरूर हुई, लेकिन फैसला बाकी है। रांची में छात्रों के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रियों से मुलाकात की। इस बैठक में 4 मंत्री शामिल हुए थे। छात्रों ने अपनी सभी मांगे मंत्रियों के सामने रखी। उन्होंने मांगों के पीछे की वजह भी विस्तार से बताई। छात्र नेता राजेश प्रसाद के मुताबिक बातचीत बेहद अच्छे माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे परिवार के बीच बातचीत हो रही हो। मंत्रियों ने छात्रों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने माना कि छात्रों की मांगे जायज हैं। मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री तक पूरी बात नहीं पहुंची थी, इसी वजह से सरकार और छात्रों के बीच संवाद की कमी रही। छात्रों ने कहा कि आज मंत्रियों को पूरी जानकारी मिल गई। अब उनकी मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी। मंत्रियों ने मांगों पर संवेदनशीलता से विचार का भरोसा दिया है, लेकिन छात्रों ने साफ कर दिया है कि आंदोलन नहीं रुकेगा। उनका कहना है कि मांगे पूरे होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। E20 पेट्रोल पर राहुल का हमला, बोले पूरी दाल काली। रूसी तेल खरीद पर इंडिया को यूएस से 100% टैरिफ का खतरा। शेख हसीना के बयान से भारत ने साफ बनाई दूरी, और पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की ने किया बड़ा रक्षा समझौता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अब E20 पेट्रोल नीति का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी का कहना है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। राहुल का वीडियो शेयर कर पवन खेड़ा ने लिखा कि अब गडकरी जी को भी नींद नहीं आएगी। लगता है कि अब वो भी रात के 11 बजे रील बनाने वाले हैं। राहुल ने वीडियो में क्या कहा वो सुनिए। ये E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि E20 को वापस लाने का एक आसान रास्ता है। गोवा चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी को हराइए और उसका अहंकार तोड़िए। और अंत में मैं इसका एक समाधान देना चाहता हूं। एक दिन के अंदर मोदी जी E20 विड्रॉ कर लेंगे। गोवा के चुनाव आने क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? इनको घमंड हो गया है। मोदी जी को, बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं, हम जो मर्जी कर लें, जनता कुछ नहीं कर सकती, चुनाव तो हम जीत ही जाते हैं। इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को हरा दो। इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को वोट मत दो। उधर उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को वोट ना दें। देखना, अगर 10 मार्च को रिजल्ट आए तो 15 मार्च तक पक्का मोदी जी E20 पूरे देश से विड्रॉ कर लेंगे। इट्स अ क्वेश्चन अबाउट योर व्हीकल, इट्स अ क्वेश्चन अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर व्हीकल, अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ योर व्हीकल। अदरवाइज जो मर्जी चिल्लाते रहो, मोदी जी इसको विड्रॉ नहीं करने वाले। तो मेरी लोगों से अपील है कि इस बार, और अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तब भी नहीं मोदी जी विड्रॉ करेंगे, बिकॉज कांग्रेस वाले जाके फिर बीजेपी की सरकार बना देंगे। तो कांग्रेस को वोट देने से भी फायदा नहीं है, बीजेपी को वोट देने से भी फायदा नहीं है। आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, यहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं 5 दिन के चुनाव के नतीजों के 5 दिन के अंदर E20 will be withdrawn across the country. So the solution lies in the hands of the people of Goa. अमेरिकी सीनेट ने भारत के लिए बड़ी चिंता पैदा करने वाला बिल पास किया है। इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ का प्रावधान है। सीनेट ने बिल को 86-11 वोटों से मंजूरी दी। अब राष्ट्रपति ट्रंप के पास इसे लागू करने का अधिकार होगा। ट्रंप इन देशों से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं। इस सूची में भारत और चीन समेत
समेत 5 देश शामिल हैं। अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया भी सूची में हैं। इन देशों पर कार्रवाई की वजह रूस से तेल और गैस खरीदना है। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस की युद्ध फंडिंग पर दबाव पड़ेगा। रूस अभी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। भारत के लिए यह बिल इसलिए अहम है क्योंकि भारत रूसी तेल का बड़ा खरीदार है। रूस से कच्चा तेल खरीदने में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। ऐसे में भारतीय सामान पर अमेरिकी टैरिफ और बढ़ सकता है। चीन की नाम बदलने की कोशिशों के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को आधिकारिक नक्शे पर दर्ज किया। इन जगहों के लिए भारत ने अपने मानक नाम इस्तेमाल किए। इनमें जमीन, गांव, पहाड़ी दर्रे, झील और स्मारक शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक इसका मकसद इन जगहों की सही पहचान कराना है, साथ ही लोगों को इनके बारे में ज्यादा जानकारी देना भी है। इन 27 जगहों में LAC के पास स्थित लॉन्गजू भी शामिल है। 1959 में 1959 में लॉन्गजू भारत चीन तनाव का शुरुआती केंद्र बना था। तब चीनी सैनिक इस इलाके में दाखिल हुए थे। इसके पास ऊपरी सुबनसिरी का माजा गांव भी नक्शे में दर्ज हुआ था। रणनीतिक रूप से अहम कई ऊंची पहाड़ी दर्रे भी इसमें शामिल हैं। भारत सरकार ने शेख हसीना के बयानों से दूरी बना ली है। शेख हसीना ने 5 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने ढाका की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा था। भारत ने अब साफ किया है कि वो इन बयानों का समर्थन नहीं करता है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस पर भारत का रुख बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक निजी मीडिया संस्था ने कराई थी। भारत सरकार का इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं था। सरकार ने आयोजन में किसी तरह की भूमिका नहीं निभाई। यानी शेख हसीना ने जो कुछ कहा उसकी जिम्मेदारी भारत की नहीं है। भारत ने पहले भी इस कार्यक्रम को लेकर अपना रुख बताया था। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में तीनों देशों ने सामूहिक रक्षा और सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करने की बात कही। यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब सऊदी अरब पर यमन के हूती विद्रोही हमले कर रहे हैं। वहीं पश्चिम एशिया ईरान के खिलाफ जारी युद्ध की चपेट में है। तीनों देशों ने कहा कि समझौते का मकसद उनकी सामूहिक सुरक्षा मजबूत करना है। समझौते के मुताबिक अगर किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो इसे तीनों पर हमला माना जाएगा। यानी किसी एक देश पर हमला हुआ तो बाकी दोनों देश भी उसके साथ खड़े होंगे। यह समझौता मक्का अल मुकर्रमा शिखर सम्मेलन में हुआ। इस सम्मेलन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान शामिल हुए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन भी बैठक में मौजूद रहे। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। ईरान और ओमान के बीच बातचीत आगे बढ़ने की खबर है। इससे हॉर्मुज जलडमरू मध्य जल्द खुलने की उम्मीद है। अमेरिका के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच समझौता जल्द हो सकता है। इसके बाद हॉर्मुज से तेल की आवाजाही फिर शुरू हो सकती है। फिलहाल तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच मौजूद है। यह दुनिया के लिए एक अच्छी खबर भी है क्योंकि यह दुनिया के लिए तेल सप्लाई का बेहद अहम रास्ता है। इस रास्ते से बड़ी मात्रा में तेल दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। अमेरिकी अधिकारी ने अपना नाम बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन जल्द समझौते की उम्मीद कर रहा है। अगर समझौता हुआ तो सामान्य तेल आवाजाही फिर शुरू होगी। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.